हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एसके की गणित। मेरा नाम है सुदर्शन कुमार और आज हम लोग एनसीईआरटी का फंक्शंस चैप्टर जो चैप्टर नंबर 2 है उसका मिसलेनियस एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिसलेनियस एग्जांपल्स ऑफ चैप्टर 2 एनसीईआरटी क्लास 11th। आज हम लोग ये देखेंगे। ऑलराइट, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 18 मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 18 क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए। लेट आर बी ए सेट ऑफ रियल नंबर्स, डिफाइन द फंक्शन एफ। रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ डिफाइंड है और एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 10 और इसका ग्राफ खींचना है। तो बेसिकली एक ग्राफ फंक्शन दिया हुआ है, एफ रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ डिफाइंड है। डिफाइंड बाय क्या, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 10। बस इतना ही, इसी का ग्राफ प्लॉट करना है, x प्लस 10। एक चीज जान दीजिएगा कि कोई भी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहता है, कोई भी फंक्शन एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहता है, इसको लीनियर ग्राफ बोलते हैं, इसको लीनियर फंक्शन बोलते हैं। ठीक, ये एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन में क्या होना चाहिए, x के साथ एक m होना चाहिए, m यहाँ रियल नंबर रहेगा, c एक कांस्टेंट होना चाहिए जो एक रियल नंबर रहेगा। आप देखिए तो ये जो है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। क्या, m का वैल्यू यहाँ पर 1 है, क्यों, क्योंकि x के साथ जुड़ा हुआ है, और c का वैल्यू 10 है। तो ये एक लीनियर फंक्शन हुआ। ठीक, अब आज हम लोग एक लीनियर फंक्शन का प्लॉट देखेंगे। ऑलराइट, तो प्लॉट करने का बेस्ट तरीका क्या है, आप एक टेबल बना लीजिए, x लिखिए इधर, y इक्वल्स टू एफ एक्स लिखिए इधर, एक करके वैल्यू डालते हैं। x इक्वल्स टू -1, इससे x इक्वल्स टू -10 लेते हैं। ठीक है, तो y इक्वल्स टू -10 प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक, x इक्वल्स टू -5 लेते हैं, y इक्वल्स टू -5 प्लस 10 इक्वल्स टू 5। x इक्वल्स टू 0 लेते हैं, y इक्वल्स टू 0 प्लस 10 इक्वल्स टू 10। x इक्वल्स टू 5 लेते हैं, y इक्वल्स टू 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15। x इक्वल्स टू 10 लेते हैं, y इक्वल्स टू 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 20, है ना। चलिए अब बस इसी चीज को हमें अब प्लॉट करना है एंड वी आर डन। जीरो 2 4 6 8 10 12 -2 -4 -6 -8 -10 -12 2 4 6 8 10 12 -2 -4 -6 -8 -10 -12। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हुआ, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हुआ, ये नेगेटिव वाई एक्सिस हुआ, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस हुआ। ठीक है, x का वैल्यू -10, x का वैल्यू इस नंबर लाइन पे -10 कहाँ आएगा, कलर चेंज कर दे ताकि आपको क्लियरली दिखे। ये इस जगह आएगा, आएगा क्या, x का वैल्यू -10 है तो y का वैल्यू 0 है, क्या, तो यही पॉइंट हो गया। क्या, तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया इस जगह पे, y का वैल्यू 0 x का वैल्यू -10 है। x का वैल्यू -5 और y का वैल्यू 5 कहाँ है, x का वैल्यू -5, आप देखिए तो -5 इस जगह है, -5 इस जगह है, और y का वैल्यू 5 है, तो y का वैल्यू 5 है, ये इस जगह है। क्या, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब देखिए x इक्वल्स टू 0 पे तो y इक्वल्स टू 10, जब x का वैल्यू 0 है तो y इक्वल्स टू 10, है ना। हमें और पॉइंट थे यहाँ पे, x इक्वल्स टू 5 पे y इक्वल्स टू 15 भी है, तो x इक्वल्स टू 5 पे अगर आप 5 जाएंगे तो y इक्वल्स टू 15 यहाँ कहीं आएगा, है ना। अगर आप इसको ऐसे खींचेंगे तो इस जगह कहीं आएगा। हमें क्या करना है, इनको स्ट्रेट लाइन से जोड़ देना है, फ्री हैंड कर्व स्ट्रेट लाइन से। हो गया क्या, ये आपका लाइन खिंच गया, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 10। बस यही करना था और कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, बस प्लॉट करना था। x का वैल्यू रखना है इस फंक्शन में, y का वैल्यू आएगा, x और y को कार्टेशियन प्रोडक्ट प्लेन पे प्लॉट कर देना है। बस क्वेश्चन नंबर 18 खत्म। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 में क्या करा है कि लेट r बी ए रिलेशन फ्रॉम q टू q। q क्या होता है,
क्यू रैशनल नंबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम क्यू टू क्यू। क्यू क्या होता है? क्यू रैशनल नंबर होता है। तो रैशनल नंबर से रैशनल नंबर पे एक रिलेशन डिफाइंड है, डिफाइंड बाय आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू एंड ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड। जेड क्या होता है? इंटीजर होता है। क्वेश्चन में हमें क्या दिखाना है, चलिए उसको देखते हैं। क्वेश्चन एग्जांपल 19 क्या कहता है वो देखते हैं। एग्जांपल 19 है हमारा, एक रिलेशन आर डिफाइन क्या हुआ है, ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू। ए कॉमा बी एक रैशनल नंबर है एंड ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, ये एक इंटीजर है। हमें क्या दिखाना है? हमें तीन चीज दिखाना है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू। दूसरा चीज क्या दिखाना है, a comma b belongs to R implies that b comma a belongs to R। थर्ड चीज क्या दिखाना है हमें, a comma b belongs to R and b comma c belongs to R। This implies that a comma c also belongs to R। हमें बस यही दिखाना है। ठीक, एक फंक्शन है, सॉरी एक रिलेशन है जो ए कॉमा बी दिया हुआ है और कैसे डिफाइंड है, तो ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड है। ठीक, कोई दो एलिमेंट है ए और बी, दोनों रैशनल नंबर है। ठीक, क्यू मैं लिख ही देता हूं यहां पर, क्यू मतलब रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? -2/7, 5/8, 3/6, 4, -8 etc। ठीक है, और जो जेड होता है, जेड होता है वो इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? -4, -3, 0, 5, 8 etc। ठीक है, तो इस तरह के इंटीजर्स इसको जेड बोलते हैं, क्यू को रैशनल नंबर्स बोलते हैं। अब देखिए पहला पार्ट हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? फर्स्ट पार्ट कह रहा है ए और बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए और बी बिलोंग्स टू आर है, हमें दिया हुआ है, तो मतलब क्या, ए माइनस बी, सॉरी ए कॉमा बी नहीं है, ये ए कॉमा ए है। आई एम रियली सॉरी, क्वेश्चन में, क्वेश्चन आप देखिएगा तो ए कॉमा ए है। ठीक है, ए कॉमा ए अगर बिलोंग्स टू आर कह रहा है, मतलब क्या कि ए माइनस ए जो भी होगा वो इक्वल्स टू 0 होगा। ए और ए कट जाएगा तो 0, और 0 जो है ये जेड को बिलोंग कर रहा है क्या? 0 तो एक इंटीजर है कि नहीं? 0 एक इंटीजर है। ए का वैल्यू आप कुछ भी लीजिए, -3/2 भी लीजिएगा तो -3/2 -3/2 कट के 0 ही हो जाएगा, और वो एक इंटीजर है। तो ए माइनस बी का वैल्यू अगर इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, मतलब क्या कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इस रिलेशन में लाई करता है। तो पहला पार्ट तो सही है। दूसरा पार्ट देखते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, मतलब क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज, हम लोग लिख सकते हैं क्या कि ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, है कि नहीं? तो ए और बी का दोनों का अगर डिफरेंस लिखे तो वो एक इंटीजर होगा। अगर इसके बाहर में माइनस लगा दें तो ए कॉमा बी, तब भी इंटीजर ही रहेगा ना। जैसे 3 इंटीजर है, उसके बाहर अगर आप माइनस लगा दीजिएगा तो -3, वो भी तो एक इंटीजर है। -8 एक इंटीजर है, उसके बाहर माइनस लगा दीजिएगा तो वो 8 बन जाएगा, तो वो भी एक इंटीजर है। तो इस इंटीजर के बाहर अगर आप माइनस लगा दीजिएगा तो भी एक इंटीजर बना रहेगा, है ना। अगर ये इंटीजर बना हुआ है तो मतलब क्या, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -a + b बिलोंग्स टू z। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं b -a बिलोंग्स टू z। अगर b - a z को बिलोंग कर रहा है, मतलब क्या, b, a बिलोंग्स टू r लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना। अगर a, b r को बिलोंग करता है तो b, a, b बिलोंग टू r कर रहा है तो a - b बिलोंग टू z हो रहा है। तो सिमिलरली अगर b - a अगर बिलोंग टू z है तो b, a r को बिलोंग कर रहा है। मतलब क्या कि इफ, यहां से देखिए, इफ a, b बिलोंग्स टू r है, मतलब हम लिख सकते हैं b, a ऑल्सो बिलोंग्स टू r है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि a, b बिलोंग्स टू r है
एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, ये दोनों चीज दिया हुआ है। तो अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, हम लिख सकते हैं क्या कि ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड एंड बी कॉम माइनस सी बिलोंग्स टू जेड, है ना। दोनों चीज के लिए लिख सकते हैं। अगर आप इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, दो इंटीजर को जोड़िएगा तो इंटीजर ही आएगा ना। 3 और 5 को जोड़िए 8 आएगा, 3 भी इंटीजर है 5 भी इंटीजर है, दोनों को जोड़िएगा 8, वो भी एक इंटीजर है। तो एक इंटीजर प्लस दूसरा इंटीजर जोड़ने पे क्या आएगा, ये भी एक इंटीजर ही रहेगा। इन दोनों को देखिए तो ये बी कट जाएगा, क्या माइनस बी प्लस बी कट के, तो बच क्या रहा है ए माइनस सी बिलोंग्स टू जेड। ए माइनस सी अगर बिलोंग टू जेड है मतलब क्या हम लिख सकते हैं क्या कि ए कॉमा सी बिलोंग टू आर, है ना। और यही तो प्रूफ करना था हमें कि अगर ए और बी आर में बिलोंग करते, बी और सी आर में बिलोंग करते, तो ए और सी आर में बिलोंग करनी चाहिए। कैसे प्रूफ किया हमने कि ए माइनस सी जो वो इंटीजर है, अगर वो इंटीजर है तो मतलब वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब क्या ए और सी आर को बिलोंग कर रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 19 तो यहाँ पे खत्म हुआ। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि इसी चीज को यूज करके ना आगे क्लास 12th में फर्स्ट चैप्टर में इक्विवेलेंस रिलेशन करके एक टॉपिक है, वो सेटिस्फाई करता है। तो ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है ना तो कोई भी रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन भी बोलते हैं। वो आपको अगले क्लास 12th में पढ़ना है। और ये काफी हर साल बोर्ड में, क्लास 12th बोर्ड में एक ना एक क्वेश्चन आएगा इसमें। ठीक है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, पर ठीक है चलिए अभी के लिए तो इस पे फोकस करते हैं कि हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 19 तो हो गया, अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 20 में क्या कह रहा है कि लेट f इक्वल्स टू 1, 1, 2, 3, 0, -1, -1, -3 बी ए लीनियर फंक्शन फ्रॉम z to z, फाइंड fx। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में हमें एक फंक्शन f दे दिया है जो ऐसा है 1, 1, 2, 3, 0, -1, -1, -3 बस ये एक लीनियर फंक्शन है फ्रॉम z to z। z क्या होता है, z तो इंटीजर होता है ना, तो इंटीजर पे ये डिफाइंड है। ऑलराइट, z इंटीजर होता है, z to z ये डिफाइंड है। और ये भी हमें बता दिया है कि ये जो फंक्शन है y इक्वल्स टू fx, ये एक लीनियर फंक्शन है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि अगर कोई एक लीनियर फंक्शन होता है तो वो किस तरह का फॉर्म लेता है, mx प्लस सी का फॉर्म लेता है। ठीक, तो y इक्वल्स टू mx प्लस सी का फॉर्म लेगा, ये भी एक फंक्शन। अब हमें क्या करना है कि हमें इस फंक्शन को निकालना है जिसमें m और c का वैल्यू निकाल दें इस फंक्शन को यूज करके, तो हमारा काम बन जाएगा कि नहीं। तो आप देखिए m और c निकालने के लिए हमें x और y पता होना चाहिए और दो इक्वेशन होना चाहिए। क्यों, क्योंकि m और c दो अननोन है, दो अननोन सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। चलिए यहाँ से लेते हैं, ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू, ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, और हमारा लेट्स से लेट y इक्वल्स टू mx प्लस c बी अ लीनियर फंक्शन, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये लीनियर फंक्शन है, तो हम इस तरह का फॉर्म एज्यूम कर सकते हैं। अपने मन से नहीं एज्यूम कर सकते, क्वेश्चन में मेंशन था इसलिए ऐसा फॉर्म एज्यूम किए हैं। तो मतलब क्या कि y का वैल्यू हम इसको रखते हैं 1, 1 को रखते हैं। ठीक है, तो y का वैल्यू 1 इज इक्वल टू m, x का वैल्यू 1 प्लस c, 1 इक्वल्स टू m प्लस c। ये एक इक्वेशन मान के छोड़ दिया अभी के लिए। अब अगर हम 2, 3 को रखते हैं, 2, 3, हम 2, 3 नहीं रखना चाहेंगे, हम एक आसान नंबर लेना चाहेंगे जिससे इजीली सॉल्व हो जाए। हम उसके बगल वाला 0, -1 लेंगे, आएगा दोनों से सेम ही, बस 0, -1 लेने का एक फायदा है ना कि x का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल्स टू -1 इक्वल्स टू m इंटू 0 प्लस c। तो आप देखिए तो ये तो कट गया ना, तो -1 इक्वल्स टू c, ये इक्वेशन 2। आप देखिए तो c का वैल्यू आ गया -1। अब इस इक्वेशन में अगर हम रख दें c का वैल्यू तो m का वैल्यू आ जाएगा। तो इस वाले फ्रॉम 1 एंड 2 करते हैं हम लोग, फ्रॉम 1 एंड 2, c का वैल्यू इसमें रखिएगा 1 इक्वल्स टू m -1, इस -1 को इधर भेजिए, तो m इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2। तो हमें m का वैल्यू मिल गया, c का भी वैल्यू मिल गया, हमें तो यही चाहिए था ना फंक्शन डिफाइन करने के लिए। तो y इक्वल्स टू mx प्लस c, m का वैल्यू 2 है तो 2 टाइम्स x प्लस c का वैल्यू -1 है ना। तो y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू 2x -1, ये हमारा आंसर।
कुछ नहीं करना था इसमें। अगला क्वेश्चन दे रही है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ठीक, इसका हमें डोमेन बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 में जो फंक्शन दिया है वो दो पॉलिनोमियल फंक्शन का रेशियो है। ठीक है, दो पॉलिनोमियल फंक्शन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 21। सो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि एक फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन, दो पॉलिनोमियल फंक्शन है, उन दोनों का रेशियो, तो ये एक रैशनल फंक्शन है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका डोमेन निकालना है। अब देखिए तो ऊपर वाला एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर। नीचे वाला एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर, है ना। तो अगर दोनों का रेशियो लें तो उसका भी डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब भी अगर ऐसा कोई केस होता है, कोई एक पॉलिनोमियल फंक्शन और दूसरे पॉलिनोमियल फंक्शन का रेशियो लेते हैं, तो जो डिनोमिनेटर में होता है पॉलिनोमियल फंक्शन ना, वो चीज कभी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर नहीं हो सकता है जीरो। डिनोमिनेटर जीरो होगा तो क्या होगा, समथिंग बाय जीरो, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड हो गया तो फिर ये फंक्शन रहा ही नहीं। तो हमें क्या करना है कि इसका जो डिनोमिनेटर है, जहां जहां ये डिनोमिनेटर जीरो हो रहा होगा वो हमें हटाना होगा रियल नंबर से। तो हमारा जो ये फंक्शन एफ एक्स है इसका डोमेन निकल जाएगा। तो अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये कहाँ कहाँ जीरो है ये हम चेक करते हैं, इसको इक्वल टू जीरो करते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ जीरो आ रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू जीरो करते हैं, कॉमन लीजिए। तो x इक्वल्स टू 1 आ रहा है और 4 आ रहा है। तो x इक्वल्स टू 1 और 4 पे ये जो डिनोमिनेटर है ये जीरो हो जाएगा। x का वैल्यू 1 रखिए, ये जीरो, x का वैल्यू 4 रखिए, ये जीरो। इन दोनों वैल्यूज के लिए ये डिनोमिनेटर जीरो है, मतलब क्या कि रियल नंबर में से अगर इन दोनों नंबर को हटा दीजिए तो बाकी सारे नंबर्स के लिए ये जो फंक्शन एफ एक्स है ये डिफाइंड रहेगा। मतलब इसका डोमेन जो होगा वो डोमेन क्या होगा, डोमेन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स माइनस कौन कौन सा वैल्यू 1 और 4। ये हमारा इसका डोमेन निकल गया, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 21 खत्म। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 में सिंपल ग्राफ बनाना है। एक फंक्शन दिया हुआ है 1 माइनस एक्स 1 और x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन 22 इसमें कह रहा है कि एफ एक्स एक फंक्शन है जो दिया हुआ है 1 माइनस एक्स 1 और x प्लस 1, x लेस देन 0 के लिए, x इक्वल्स टू 0 के लिए और x ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक, अब देखिए तो ये तीन पार्ट में बटा हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए चलिए ऊपर वाला पार्ट हम अभी के लिए हटा रहे हैं इसको। यहां पर ये पॉजिटिव x, ये नेगेटिव x, पॉजिटिव y नेगेटिव y, ओरिजिन 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5। ठीक, इधर -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, इतना रहने देते हैं। अब चलते हैं एक करके। जब x लेस देन 0 है, x लेस देन 0 किधर है, इस साइड है ना, इधर लेस देन 0, ये बीच में 0 और उधर x ग्रेटर देन 0। जब x लेस देन 0 है तो y इक्वल्स टू कौन सा प्लॉट है, देखिए तो व्हेन x लेस देन 0 तो y इक्वल्स टू 1 माइनस x है ना। तो देखिए इसका हम टेबल बना लेते हैं, x इधर आ जाएगा, y इक्वल्स टू 1 माइनस x इधर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा ये चीज तभी डिफाइन है जब x लेस देन 0 है। तो x लेस देन 0 है तो x इक्वल्स टू हम -3 पे देखते हैं। x इक्वल्स टू -3 करेंगे तो y इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 माइनस -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 3 4 हो गया। x इक्वल्स टू -2 करते हैं,
y इक्वल्स टू 1 माइनस माइनस 2 क्या होगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 3, x इक्वल्स टू माइनस 1 करते हैं y इक्वल्स टू 1 माइनस माइनस 1 ये 1 है इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। अब x इक्वल्स टू ऑलमोस्ट 0 करते हैं, ठीक है, तो 0 नहीं कर सकते ना, क्यों, क्योंकि ये 0 पे डिफाइंड ही नहीं है, ध्यान रखिएगा इक्वल टू का साइन नहीं है, x लेस देन 0 ये ऐसा था, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स आ गए। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों पॉइंट को यहाँ पर प्लॉट करते हैं। तो x इक्वल्स टू -3, -3 पे y इक्वल्स टू 4 है, देखिए तो इस जगह है क्या, फिर x इक्वल्स टू -2 पे y इक्वल्स टू 3 है, -2 पे y इक्वल्स टू 3 है, और x इक्वल्स टू -1 पे y इक्वल्स टू 2 है, -1 पे y इक्वल्स टू 2 है। हम और नजदीक का अगर वैल्यू लें, x इक्वल्स टू लेट्स से -0.1, तो y क्या होगा 1 माइनस माइनस 0.1, तो 1.1 के बराबर होगा, है ना। तो देखिए तो ये पॉइंट कहाँ है, x इक्वल्स टू -0.1 इस जगह होगा कहीं, और y इक्वल्स टू 1.1 तो इस जगह होगा कहीं, ठीक। x इक्वल्स टू 0 पे y इक्वल्स टू 1 है दिया हुआ, ये पॉइंट यहां भी आ रहा है, 0 पे ये पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ। अब x ग्रेटर देन 0 के लिए देखते हैं, जब x ग्रेटर देन 0 है, यहां पर देखिए तो when x ग्रेटर देन 0 तो y इक्वल्स टू क्या आ रहा है, y इक्वल्स टू है हमारे पास x प्लस 1। अगर इसका हम टेबल बनाए x और y इक्वल्स टू x प्लस 1 का, x इक्वल्स टू हम 0.1 लेते हैं, तो y इक्वल्स टू 1 प्लस 0.1 बराबर 1.1, x इक्वल्स टू 1 लेते हैं, y इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2 लीजिएगा तो y इक्वल्स टू 1 2 प्लस 1 3, x इक्वल्स टू 3 लीजिए तो y इक्वल्स टू 3 प्लस 1 4। अब इसको पॉइंट को यहाँ पर प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 0.1 पे y इक्वल्स टू 1.1 है, इस जगह है ना। x इक्वल्स टू 1 पे y इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 1 पे y इक्वल्स टू 2 है, 2 पे 3 है, 3 पे 4 है, ठीक। अब इसको फ्री हैंड से स्ट्रेट लाइन में मिला देंगे, देखिए तो ये मॉड एक्स जैसा कर्व बन गया क्या, मॉड एक्स जैसा कर्व है, जस्ट दैट ये एक पॉइंट से ऊपर शिफ्ट किया हुआ है, बस और कुछ नहीं। मॉड एक्स क्या होता था, ओरिजिन से जाता था, ये 1 प्लस एक्स का मतलब ये एक पॉइंट से ऊपर शिफ्ट किया हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 यही समाप्त होता है। अब हमारे पास सिर्फ बचता है मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2। तो इस वीडियो में अभी के लिए हम लोग इतना ही कंप्लीट करेंगे, अगले वीडियो में मिलते हैं और मिसलेनियस एक्सरसाइज जो चैप्टर 2 का है, एनसीईआरटी क्लास 11th का फंक्शंस चैप्टर का, वो पूरा सॉल्व करेंगे। थैंक यू।